Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we are going to discuss very important topic in ring theory, which is known as unique factorization domain. इसको UFD से भी डिनोट करते हैं, यानी UFD यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अब पहले मैं इसके नाम पे थोड़ा सा, यूनिक का मतलब क्या है, यानी आपको पता ही है कि कोई और ना हो, यानी यकता, ठीक है, यानी उसका कोई और नंबर बदल ना हो, वो यूनिक कहलाता है। फैक्टराइजेशन आपको पता है ये फैक्टर से बना हुआ है, यानी फैक्टराइजेशन ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी आ जाएगा आपका, ठीक है। और डोमेन, यानी ये डोमेन से मुराद कि आपकी इंटीग्रल डोमेन हुई, ठीक हो गया। तो यूनिक फैक्टराइजेशन का मतलब कि ऐसी इंटीग्रल डोमेन जिसमें आपके जो फैक्टर्स हैं किसी भी नंबर के या उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन वो यूनिक हो, यानी प्राइम हो या इररेड्यूसिबल हो। तो मेरा ख्याल ये नाम से आपको पता चल गया है। अभी मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे बाद में आता हूँ। तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन से पहले मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। इसकी बैकग्राउंड में पिछले मेरे को 2-3 लेक्चर जो हैं वो इसी यूनिक फैक्टराइजेशन की डोमेन को एक्सप्लेन करने के लिए ही दिए गए थे, जिसमें मैंने डिफाइन किया था रिड्यूसिबल एलिमेंट, इररेड्यूसिबल एलिमेंट, प्राइम एलिमेंट, एसोसिएट एलिमेंट्स, इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, और उससे बहुत पहले प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन, और इस तरह की सारी चीज़ों को हमने अलग अलग लेक्चर्स में यूनिक वे में डिफ़ाइन किया था और उनके जो एलिमेंट थ्योरम्स किए थे वो आपने सारी चीज़ों को एक दफ़ा देख लेना है। मैं जस्ट यहाँ पे आपके लिए रिवाइज करना चाहूँगा बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में उन सारी चीज़ों को, ताकि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन जो मैं आपको टॉपिक समझाना चाहता हूँ इसको समझने में आपको आसानी हो। अच्छा, सबसे पहले है जी इंटीग्रल डोमेन। आईडी से मुराद का इंटीग्रल डोमेन, इसमें ये है कि नो ज़ीरो डिवाइजर्स होते हैं, नो ज़ीरो डिवाइजर्स, यानी ज़ीरो डिवाइज़र क्या है कि अगर ए बी का जो प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो यानी इसका मतलब कि इधर यानी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। नॉन, अगर ए भी नॉन ज़ीरो हो बी भी नॉन ज़ीरो हो तो उनका प्रोडक्ट का नॉन आ जाए, ए बी इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, नॉन ज़ीरो का प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए, तो इसका मतलब कि हम कहेंगे कि ये ए एंड बी आर ज़ीरो डिवाइजर्स, ठीक है। तो ज़ीरो डिवाइजर नहीं होने चाहिए, जिसमें ज़ीरो डिवाइजर ना हो वो इंटीग्रल डोमेन होती है, ठीक है। यानी नॉन ज़ीरो का प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर नॉन ज़ीरो का प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए तो वो तो ज़ीरो डिवाइजर बन जाते हैं, ठीक है। यानी इसमें नो ज़ीरो डिवाइजर हो। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यानी एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की डेफिनेशन है। यूनिटी, ये आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मोस्टली वन ही होता है, लेकिन अगर मैट्रिसेस हैं, ठीक है, उसमें मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 0 0 1 2/2 में होती है, या मुख्तलिफ, ये केस टू केस फिर वेरी कर जाती है। यूनिट एलिमेंट क्या होता है? यानी विच हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, विच हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो वो यूनिट होता है, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ना करे वो नॉन यूनिट एलिमेंट है, ठीक है। तो ये यूनिटी और यूनिट में फ़र्क का पता होना चाहिए। यूनिटी क्या है? यूनिटी एलिमेंट और यूनिट एलिमेंट। तो ये रिंग थ्योरी में ये चीज़ें आपकी ना अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये एक ही मतलब ले लेते हैं, तो ये मतलब थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये आपको समझ आना चाहिए। अब आगे आ जाता है जी इररिड्यूसिबल, यानी अगर आर कोई रिंग का एलिमेंट है तो आर अगर ए बी है तो इसमें इधर ए आर बी इज ए यूनिट एलिमेंट, इधर ए आर बी इज ए
यूनिट, यानी ये पहले नंबर पे जो आर है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए और आर को यूनिटी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 0 और 1 के अलावा आर कोई है रिंग का एलिमेंट है तो वो ए बी में से या ए यूनिट हो या बी यूनिट हो तो वो हम कहेंगे कि इररिड्यूसिबल एलिमेंट है आर। और जो इररिड्यूसिबल ना हो वो रिड्यूसिबल होता है। नॉट इररिड्यूसिबल जो एलिमेंट हो वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिबल एलिमेंट कहलाता है। प्राइम एलिमेंट क्या है कि अगर यानी P बिलोंग्स टू R है तो जो आइडियल जनरेटेड बाय P अगर इज प्राइम हो तो वो क्या कहलाता है? प्राइम एलिमेंट कहलाता है। या अगर P किसी प्रोडक्ट A B को डिवाइड करता है तो इसका मतलब कि P डिवाइड करेगा A को या P डिवाइड करेगा B को, ये प्राइम एलिमेंट है। एसोसिएट का मतलब क्या है कि A एसोसिएटेड टू B का मतलब कि A इक्वल टू बी यू, यानी वेर यू क्या है? एक यूनिट एलिमेंट है। इस तरह अगर A B का एसोसिएट है तो B A का एसोसिएट होगा तो B इक्वल टू सम यू डैश A, तो यू डैश भी एक यूनिट एलिमेंट है। अच्छा, मैंने ये सारी चीज़ें जो आपके सामने ये मुख्तसर अंदाज में एक्सप्लेन की हैं, इन सारों के मैंने डिटेल्ड लेक्चर्स आपको दिए हुए हैं। पिछले दो तीन लेक्चर्स हैं और उससे पहले यूनिट आइडियल डोमेन और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के ऊपर भी डिटेल से लेक्चर दिए हुए हैं, आप उनको ज़रा देख लेना है। और गायन इंटीजर, क्वाड्रेटिक रिंग और उनके जो स्पेशल केस हैं उनको भी ज़रा आपने z इक्वल टू -5 यानी ये क्वाड्रेटिक इंटीजर में है, ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं होती है, ये इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन प्रिंसिपल नहीं है। इसको भी मैंने अलग से एक लेक्चर दिया हुआ है। इन सारी चीज़ों को आपने प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखना है। अब मैं यूनिक फैक्टराइजेशन की तरफ आता हूँ, लेकिन डेफिनेशन से पहले मैं एक और एग्जांपल आपके सामने करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल से पहले करना चाहता हूँ, इससे मैं आपको यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की डेफिनेशन की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ कि ये n इक्वल टू 2210 यानी 2210 आपने एक एलिमेंट लिया है, इसे हम लिख सकते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 × 13 × 17, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं और ये प्राइम अब Z में सारा प्राइम इररिड्यूसिबल है और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में इररिड्यूसिबल प्राइम और प्राइम इररिड्यूसिबल होता है। इनके भी मैंने दोनों थ्योरम्स पे आपको लेक्चर दिए हुए हैं। अब मैं मान लेता हूँ कि n है P1 P2 P3 P4, ये 4 ही है ना। अब इसमें तो और नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप गायन इंटीजर लेते हैं या कोई और लेते हैं तो उसमें मुख्तलिफ फैक्टराइजेशन होती है। ये मैं आगे चल के एग्जांपल में आपको दूंगा कि फैक्टराइज नंबर एक होगा लेकिन उसकी फैक्टराइजेशन मुख्तलिफ होगी, वो इररिड्यूसिबल और प्राइम में आएगी। नंबर एक होगा लेकिन उसके मुख्तलिफ इररिड्यूसिबल प्राइम में होती है। अब मान लेते हैं कि अगर इसकी कोई और फैक्टराइजेशन भी है, Q1 Q2 Q3 Q4, तो इसमें पता है क्या होगा कि कोई एक नंबर n R से आपने लिया तो ये जो P1 P2 P3 है यानी P1 एसोसिएट्स टू Q1 P2 एसोसिएट्स Q2, यानी ये नॉन जो यूनिट एलिमेंट है, ठीक है। अगर यूनिट एलिमेंट हो तो उसमें इस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी हम आगे चल कर डिफाइन करते हैं। P3 एसोसिएट्स Q3 P4 एसोसिएट्स Q4, यानी हम ये कह सकते हैं कि Pi एसोसिएट्स QI, और इसमें ये चार ये बराबर होने चाहिए, ये नहीं ये R तक है, ये फर्ज करो M तक है, N तक है, ये M तक है, तो N और M बराबर भी होने चाहिए। ये भी इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं, ये भी इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं। तो जिसमें ये और वो आपस में एसोसिएट अगर कर जाएं तो हम कहेंगे कि वो जो रिंग है, इंटीग्रल डोमेन है, वो UFD कहलाएगी। क्या कहलाएगी? UFD कहलाएगी। जैसे मैंने इस एग्जांपल से आपको UFD की तरफ ले जाने की कोशिश की है। तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन का। अब मैं इसकी फॉर्मल जो डेफिनेशन है जो आपने इम्तिहान में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है।
तो अब मैं डेफिनेशन की तरफ आने लगा हूँ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की। ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन यानी इसको डिनोट करते हैं UFD से, दरम्यान में फुल स्टॉप लगाने तो लगा लें, नहीं लगाने तो ना लगाएं। इज़ एन इंटीग्रल डोमेन आर इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट आर बिलोंग्स टू आर विच इज़ नॉट ए यूनिट, यानी यूनिट नहीं होना चाहिए। अगर सारे एलिमेंट यूनिट हों फिर इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, फिर ऑटोमेटिकली ये यूनिक हो जाएगी। ठीक है, वो मैं बाद में लिख दूंगा। इन विच एवरी नॉन यूनिट, यानी एवरी नॉन आर जो नॉट यूनिट हो, यूनिट है तो उसको तो लिखने की इररिड्यूसिबल और प्राइम में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो नॉट नॉन यूनिट हो, एवरी एलिमेंट विच इज नॉट यूनिट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज हैं? आर कैन बी रिटन एज ए फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स। जैसे मैंने वो एग्जांपल में 2 ये अच्छा ये देखो ना, ये एग्जांपल 2, 5, 13, 17 इसको मैंने इररिड्यूसिबल में बदला है। ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। अच्छा अगर 48 है तो इसको आप 2, 2, 2, 2 इंटू 3 यानी ये 2 पावर 4 इंटू 3 ये 48 है। इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है, लेकिन ये भी है तो प्राइम फैक्टराइजेशन ना। ये क्या है? ये डिस्टिंक्ट है, उसके फैक्टराइजेशन में सारे नंबर्स या इररिड्यूसिबल हैं, ये प्राइम हैं या इररिड्यूसिबल हैं लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। यानी अब आप अगर उसके वो फैक्टर्स में बदलते हैं इररिड्यूसिबल फैक्टर में तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट नहीं भी हो सकते। ये आपने ज़रा ज़हन में रखना है। तो जो आर है, रिंग का एलिमेंट है, वो क्या होने चाहिए? इररिड्यूसिबल फैक्टर में हो लेकिन नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, यानी डिस्टिंक्ट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। यानी आर को आप लिख सकते हैं P1, P2, P3, Pn। ठीक हो गया। वेयर ईच Pi इज एन इररिड्यूसिबल। ठीक हो गया। तो अब अगर इसी को जो आर आपने लिया है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन से या आइडियल डोमेन से और वो सारे इररिड्यूसिबल, अब इसकी किसी और वे में आप डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। यानी ये जो मैंने आपको इंटीजर में से ये एग्जांपल दिए इसकी तो और नहीं होनी, लेकिन हम आगे एक एग्जांपल करेंगे। गायन इंटीजर में एक नंबर लेंगे, उसकी 2 मुख्तलिफ आ जाएंगी कि अगर इसको डिकम्पोजिशन ऑफ 1 यानी ये जो नंबर 1 में आपने इररिड्यूसिबल में इसको आप किसी और में उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं कि तो वो इसके साथ एसोसिएट करेगा। पहले मैं इसकी डिकम्पोजिशन आपको लिख देता हूँ कि अगर आप आर को Q1, Q2, Q3, Qm ये भी इररिड्यूसिबल है, विच आर आल्सो वेयर ईच Qi is also an irreducible, यानी ये भी इररिड्यूसिबल ही हूँ। यानी ये एक फैक्टराइजेशन इसकी वो ब्रेकअप करेंगे तो ये अदर वे में उसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। तो इसमें ये यूनिक प्रॉपर्टी डेफिनेशन में तो यूनिक है, 2 मुख्तलिफ नहीं होनी चाहिए कि ये एक ये उसकी दूसरी फॉर्म तो आ गई है, लेकिन इसमें जो m है वो n के बराबर होना चाहिए और जो ईच Pi है ये एसोसिएट कर, ये साइन एसोसिएट का एसोसिएट्स Qi। ठीक है, जब ये एसोसिएट आपस में कर जाएंगे तो इसका मतलब कि ये प्रॉपर्टी यूनिक ही है। क्या है? ये कोई मुख्तलिफ नहीं है, ये और ये सेम ही है। यानी ये आपस में अगर जब एसोसिएट कर जाते हैं तो इसका मतलब ये उसकी यूनिक ही फैक्टराइजेशन है। यानी जो दूसरी है वो पहले के साथ अगर एसोसिएट कर जाए, पहली दूसरी के साथ या दूसरी पहली के साथ। अब मसलन कि जो P1 है ये एसोसिएट्स Q1 या P1 इक्वल टू Q1 या U1 Q1 और P2 एसोसिएट्स Q2 या P2 इक्वल टू U2 Q2 एंड सो ऑन।
ठीक है, तो ये उसकी यूनिक प्रॉपर्टी ही है। तो ये है जब ये दोनों चीज़ें होल्ड करेंगी देन जो आपकी रिंग आर है इज ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो ये बड़ी सिंपल है, लिखने में लंबी है लेकिन ये दो वर्ड्स हैं कि यानी आप उसकी फैक्टराइजेशन करें इररिड्यूसिबल फैक्टर्स में आ जाए तो यूनिक फैक्टराइजेशन है। अगर उसकी और फॉर्म है तो वो आपस में क्या हो जाएं, वो आपस में एसोसिएट कर जाएं। तो हम कहेंगे कि वो रिंग जिसमें हर एलिमेंट इस फॉर्म में नॉन यूनिट एलिमेंट इररिड्यूसिबल में है दैट इज, और अगर उसकी अदर फॉर्म है तो वो आपस में एसोसिएट भी करें देन दैट रिंग या दैट इंटीग्रल डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट आपको अब नोट अबाउट यूएफडी देना चाहता हूँ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के बारे में कि अगर इफ इन इंटीग्रल डोमेन एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट। पहले तो हमने कहा ना कि नॉन जीरो हो और नॉन यूनिट हो तो उसके लिए वो नंबर 1 और नंबर 2 होना चाहिए, जो मैंने प्रीवियस पेज पे आपको किया है वो आप देख सकते हैं। अगर एवरी एलिमेंट इज द यूनिट हो देन इट इज ए यूएफडी। ये ट्रिवियली ऑब्वियसली यूएफडी है। फिर आपको नंबर 1 और नंबर 2 जो डेफिनेशन में मैंने कहा है उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। नो नीड to prove 1 and 2 in above definition। ये आपने ज़रा पहले ज़हन में रख लेना है कि डेफिनेशन में जो नंबर 1 और 2 हर एलिमेंट ही, अब मैं फॉर एग्जांपल जो आपकी क्यू है, रिंग आपकी क्यू यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर है, ये एक फील्ड है, ठीक है, और इसमें एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हर एक का है, अगर हर एक का ना, इसका मतलब कि एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज यूनिट। तो इसका मतलब कि ये जो क्या है क्यू है ये यूएफडी है। तो इसमें नंबर 1 और नंबर 2 प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपने ज़रा ज़हन में रखना है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं यूएफडी के बारे में, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है एवरी फील्ड इज ट्रिवियली ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। जैसे मैंने ये क्यू कहा है, अगर आपकी जो रिंग आर है इज ए रियल नंबर, रियल नंबर्स रिंग, इसमें भी एवरी एलिमेंट इज यूनिट। एवरी एलिमेंट से मतलब का नॉन जीरो इज यूनिट। तो रिंग ऑफ रियल नंबर्स वो हमें पता है फील्ड है, वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हुई। अगर आपकी रिंग सी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की रिंग है, इसमें भी जो है हमें पता है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज ए यूनिट। सो आर इक्वल टू सी यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सी से मुराद के कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये भी क्या है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, यानी हर फील्ड आपका क्या है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। नंबर 4 एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज आल्सो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अब इसमें आ जाता है कि आर इक्वल टू जेड यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। ये फील्ड तो नहीं है, लेकिन ये भी क्या है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। इसमें हर एलिमेंट को इररिड्यूसिबल और प्राइम फैक्टर्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी हर एलिमेंट साफ-ज़ाहिर है यूनिट तो नहीं है। जैसे 3 है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड में नहीं है,
3 बिलोंग्स टू Z, 1/3 डज नॉट बिलोंग टू Z, यानी इसका मतलब 3 नॉट यूनिट, लेकिन 3 को 1 × 3 इररिड्यूसिबल में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। 3 को 1 × या 3 × 1 ये इररिड्यूसिबल फॉर्म में आपने लिख दिया, ये प्राइम बी है। तो ये यूनिक फैक्टराइजेशन है। इस तरह जो f(x) है यानी रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स है, वो भी क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, जिसमें f फील्ड ऑफ रियल नंबर्स होना चाहिए। फील्ड क्या होना चाहिए, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, रियल्स, ठीक है। ये भी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। अच्छा, r = z, अगली एग्जांपल है नंबर 3, z ऑफ 2i, ये है गायन इंटीजर्स। क्या है, गायन इंटीजर्स। इसके इंटीजर्स a + 2 अयोटा b की फॉर्म में, जिसमें a और b बिलोंग्स टू z हैं। ये ज़रा ज़हन में रख लें, a b अगर r में आ जाए तो फिर ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ये मैं बार बार बता चुका हूँ। गायन इंटीजर का और क्वाड्रेटिक इंटीजर्स वाला मेरा जो इन दोनों इंटीजर्स पे एक अलग से लेक्चर है, उस लेक्चर को भी आप तफसील से मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। तो ये इज़ नॉट ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है। ये यूनिक फैक्टराइजेशन, वो पहले 2 एग्जांपल यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है। अब क्यों नहीं है, ये मैं इसकी रीज़न बताता हूँ। अब इसमें 2 और 2 अयोटा दोनों z ऑफ 2 अयोटा से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों जो एक दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जो 4 है वो 2 × 2 वो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 अयोटा और +2 अयोटा के भी बराबर है, लेकिन 2 अयोटा एंड -2 अयोटा, ये देखो जब मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि ये 2 और होगी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 4 की, -2 अयोटा और +2 अयोटा ये उसकी दूसरी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। पहले मैंने बताया था ना कि नंबर्स आएंगे जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन, अब ये देखो 4 को 2 भी लिख सकते हैं, -2 अयोटा +2 अयोटा भी लिख सकते हैं। ये आपस में 2 अयोटा एंड -2 अयोटा आर नॉट एसोसिएट, क्या है, ये आपस में एसोसिएट ही नहीं कर रहे, नॉट एसोसिएट। ये चूंकि एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, अगर ये एसोसिएट कर जाते हैं तो ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन थी। ये चूंकि 2 अयोटा और -2 अयोटा एसोसिएट नहीं है, लिहाजा ये गायन इंटीजर z = 2 अयोटा वाली, z अयोटा वाली नहीं, z ऑफ 2 अयोटा, ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 अयोटा और -2 अयोटा एसोसिएट नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग, ये z ऑफ -5, ये हमने साबित किया हुआ है अलग से लेक्चर में कि ये प्रिंसिपल आइडियल, ये इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन PID नहीं है। इसके ऊपर पूरा एक अलग से मेरा लेक्चर है, वो आपने ज़रूर देखना है प्लेलिस्ट में से। अब इसके सारे एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं, a + -5√b, ये सारे के सारे किस में से बिलोंग करते हैं, z ऑफ -5√ में से। इसके सारे एलिमेंट्स इस फॉर्म के हैं, ठीक है जी। अब मैं 6 को 6 + -5√ × 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन ये नहीं है, ये z ऑफ -5 क्या है, ये नॉट यूनिक फैक्टराइजेशन, नॉट UFD, ये भी नहीं है। अब मैं ये भी साबित करने लगा हूँ। अब 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हैं, ये क्या है, 6 है, ये एक उसकी फैक्टराइजेशन। 2 किसके इक्वल, 2 को आप 2 + -5√ × 0, 3 को 3 + -5√0, तो ये दोनों किस में बिलोंग कर गए, ये z ऑफ -5√ में बिलोंग कर गए ना, 2 और 3 इस फॉर्म के एलिमेंट्स। तो ये 2 और 3, 2 × 3 आप लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 + -5√ × 1 - -5√। आप इनको अगर सॉल्व करें तो ये a² - b² तो ये भी 6 ही आता है, लेकिन ये फिर ये P1 P2, ये समझो कि P1 P2 आ गया और ये Q1 Q2 आ गया, ये एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, यानी 2 और 3 डज नॉट
एसोसिएट 1 + -5 अंडर रूट एंड 1 - -5 अंडर रूट। आप अरेंज कर लें, 2 इसके साथ या इसके साथ नहीं एसोसिएट कर रहा है, ना 3 इन दोनों के साथ एसोसिएट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि z(-5 अंडर रूट) यानी ये क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे दी हैं। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बहुत सिंपल डेफिनेशन है, 2 लफ्ज़ों की डेफिनेशन है। आपको उम्मीद है कि ये सारे लेक्चर की समझ आई है। ये इसमें से काफ़ी सारे आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स और काफ़ी सारी मैंने इसमें रिवीजन करवा दी। आपको लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करना, इसको शेयर भी करें, लाइक भी कर दें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट भी करना और मुझसे आप डिस्कस भी कर सकते हैं। थैंक यू जी।